नमस्कार दोस्तों, आज का अपना अध्ययन बिंदु है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, द एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की जो स्थापना थी वो सार्क की स्थापना बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, इनके प्रयासों द्वारा संभव हो सकी थी। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान ने क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता बताई और बांग्लादेश के राष्ट्रपति के प्रयासों का समर्थन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया, जिसके फलस्वरूप सार्क की स्थापना हो सकी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। 8 दिसंबर 1985 को जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य देशों की संख्या थी 7 जो सदस्य देश थे उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव सदस्य थे। मालदीव को छोड़कर बाकी के जो सभी देश थे वो सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से थे। वर्ष 2005 में ढाका में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ और 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य देश बनाने हेतु आम सहमति बनी कि अफगानिस्तान को भी सार्क का 8वां सदस्य देश बना दिया जाए। 14वां जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2007 में हुआ था, उस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार 2007 के बाद सार्क के जो सदस्य देशों की संख्या जो थी वो संख्या 8 हो गई। इस प्रकार संस्थापक सदस्य देश 7, वर्तमान जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं। सार्क जो है वो सार्क विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रीय संगठन है। विश्व की लगभग 21% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या सार्क में निवास करती है, जबकि विश्व का मात्र 3% क्षेत्रफल इसमें पाया जाता है। भूमि का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 3% है, जबकि जनसंख्या का जो है वो जनसंख्या 21% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रीय संगठन है। सार्क की स्थापना को अलग अलग राजनीतिज्ञों ने अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने इसको युगांतरकारी घटना कहा, किसी ने कहा कि ये एक नए युग का शुभारंभ है, किसी ने इसको सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया। तो इस प्रकार दक्षेश के जन्म की जो घटना थी उसको युगांतरकारी घटना, नए युग का शुभारंभ और सामूहिक सूझबूझ एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति कहा गया। वर्ष 2007 का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसी 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य देश के रूप में सार्क में शामिल किया गया था और उसी शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश नियुक्त किए गए थे। पर्यवेक्षक देश उस समय 14वें शिखर सम्मेलन में 7 देशों को पर्यवेक्षक देशों के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अगला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 15वां 2008 में कोलंबो में, उसमें 2 अन्य देशों को भी पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में सार्क के कुल 9 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देशों की संख्या कुल कितनी है? 9 है वर्तमान में। 7 जो सदस्य देश थे जिनको 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था वो थे अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया, यूरोपीय संघ, ईरान और मॉरिशस। 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 2 देशों को और शामिल किया गया था वो थे ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार। इस प्रकार वर्तमान में सार्क के जो पर्यवेक्षक देशों की संख्या है वो है 9। पर्यवेक्षक देशों के साथ साथ जब इनके सार्क के निर्माण का प्रयास चल रहा था, सार्क के निर्माण के प्रयास के समय ही इसके सहयोग के कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए थे कि किन किन क्षेत्रों पर इस क्षेत्रीय संगठन में आपसी देशों के मध्य सहयोग की भावना विकसित की जाएगी, किन किन क्षेत्रों पर कार्य किए जाएंगे। तो 1983 में सहयोग के 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे और 1983 में 9 क्षेत्र रेखांकित करने के बाद 1985 में जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय उन 9 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र और जोड़ दिए गए थे। तो इस प्रकार वर्तमान में 12 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर इसमें सहयोग के रूप में कार्य किया जा रहा है। जो
शुरुआती 9 क्षेत्र थे, वो 9 क्षेत्र थे कृषि है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मौसम विज्ञान है, डाक एवं तार सेवाएं हैं, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, दूर संचार, यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग, आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। ये जो 3 क्षेत्र थे, ये 3 क्षेत्र 1985 का जो ढाका का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार 9 क्षेत्र थे, वो 9 क्षेत्र शामिल किए गए थे शुरुआत में 1983 में, जबकि 3 जो क्षेत्र थे वो 3 क्षेत्र 1985 में इसकी स्थापना के समय निर्धारित किए गए थे, जो कि महत्वपूर्ण थे। आतंकवाद की समस्या, जिससे दक्षिणी एशियाई क्षेत्र ग्रसित है, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। तो इस प्रकार ये 12 जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर सार्क जो है वो निरंतर रूप से आपसी सहयोग से कार्य कर रहा है। सार्क की जो स्थापना हुई, स्थापना के समय इसके चार्टर निर्धारित किया गया था, जो कि ढाका में निर्धारित किया गया था। इस कारण इस चार्टर को ढाका घोषणा भी कहा जाता है। और इसके चार्टर में 10 धाराएं निर्धारित की गई थी। 10 धाराओं में जो पहला अनुच्छेद था, उस अनुच्छेद में सार्क के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। दूसरा जो अनुच्छेद था, दूसरे अनुच्छेद में इसके सिद्धांतों को बताया गया था कि किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 3 है, वो अनुच्छेद इसके शिखर सम्मेलनों के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रति वर्ष एक शिखर सम्मेलन होगा, और जो शिखर सम्मेलन होगा, उस शिखर सम्मेलन में जो भी सार्क के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। यानी जहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्था है वहाँ राष्ट्रपति, और जहाँ पर प्रधानमंत्री व्यवस्था है वहाँ का प्रधानमंत्री इसमें भाग लेगा। अनुच्छेद 4 इसकी मंत्री परिषद को निर्धारित करता है, और मंत्री परिषद जो होती है वो विदेश मंत्रियों की परिषद होती है। यानी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं, और इसमें प्रति 6 माह में एक बैठक आवश्यक है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 4 मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद में विदेश मंत्री भाग लेते हैं। अनुच्छेद जो 5 है, वो अनुच्छेद 5 स्थायी समिति के बारे में बताता है, और स्थायी समिति में जो सदस्य देश हैं उनके विदेश सचिवों की ये एक समिति है, और इसमें ये सभी विदेश सचिव भाग लेते हैं। अनुच्छेद 6 तकनीकी समितियों के बारे में बताता है, और तकनीकी जो समिति होती हैं, उन तकनीकी समिति में सभी जो सदस्य देश होते हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 है, वो कार्यकारी समिति के बारे में बताता है, और कार्यकारी जो समिति है वो एक स्थायी प्रकार की समिति है। स्थायी समिति जिसमें विदेश सचिव भाग लेते हैं, उसी समिति द्वारा इस कार्यकारी समिति का निर्माण किया जाता है, और ये कार्यकारी समिति स्थायी समिति के अनुरूप कार्य करती है। अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 में इसका महत्वपूर्ण भाग सचिवालय के बारे में बताया गया है, और सार्क का जो सचिवालय है वो सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो अपने को ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सार्क का जो सचिवालय है वो सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, और इस सचिवालय की स्थापना जो दूसरा सार्क सम्मेलन हुआ था 1987 में बेंगलुरु में, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1987 के दूसरे सार्क सम्मेलन द्वारा सार्क सचिवालय की स्थापना नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई थी। सचिवालय का जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है वो होता है महासचिव। सचिवालय का महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता है? महासचिव। महासचिव जो होता है वो महासचिव, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महासचिव सभी जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को बारी बारी ये पद प्रदान किया जाता है। और जो सार्क के प्रथम जो महासचिव थे वो थे अब्दुल एहसान, जो कि बांग्लादेशी थे। अब्दुल एहसान प्रथम महासचिव थे जो बांग्लादेशी थे, और वर्तमान जो महासचिव हैं वो हैं पाकिस्तान के अहमद हुसैन बी सिया। तो इस प्रकार यह है इसका सचिवालय, जो कि 7 भागों में बंटा हुआ है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद जो 9 है
उसमें वित्तीय व्यवस्था प्रदान की गई है, और वित्तीय व्यवस्था जो होती है वो वित्तीय व्यवस्था ऐच्छिक है। जो भी देश जितना अंशदान करना चाहता है उसमें अंशदान कर सकता है। भारत का इसमें 32% अंशदान है। भारत का जो अंशदान है वो है 32%। सभी देशों में सबसे ज़्यादा अंशदान भारत द्वारा किया जाता है, जो कि 32% है। अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 इसकी सामान्य व्यवस्था के बारे में बताता है। सामान्य व्यवस्था किस प्रकार से इसका सामान्य प्रशासन चलेगा उसके बारे में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। तो इस प्रकार ये सार्क का चार्टर था, जिसमें 10 अनुच्छेद हैं, 10 धाराएं हैं, और सार्क का जो चार्टर था उसको अन्य नाम से भी अपन जानते हैं, और इसका अन्य नाम हमने देखा था कि इसको क्या जाना जाता है, कौन सी घोषणा कहा जाता है। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि इसको ढाका घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार सार्क की 10 धाराएं हमने सभी धाराओं के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद आता है सार्क की विशेष निकाय। सार्क ने कौन कौन से निकाय स्थापित किए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है सार्क विकास कोष, SDF के नाम से जाना जाता है सार्क विकास कोष को, जिसका मुख्यालय भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है। SDF का मुख्यालय भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है। और SDF जो है उसका मुख्य कार्य है सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। सामाजिक क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं उनमें उनका वित्त पोषण करता है ये। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं गरीबी उन्मूलन है, विकास है, इसके लिए ये जो है SDF है ये वित्त पोषण का कार्य करता है। SDF के जो सदस्य होते हैं वो सभी जो सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सार्क की महत्वपूर्ण एक संस्था है और ये है वित्त पोषण का कार्य करती है। इसका मुख्यालय थिम्पू में है जो कि भूटान की राजधानी है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं तो गरीबी उन्मूलन का कार्य करती है, जो सदस्य देश हैं उनमें विकास का कार्य करती है। दूसरा इसका निकाय दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय। दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सार्क के अधीन इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तीसरा इसका निकाय है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, जो कि ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये क्या करता है कि ये वैश्विक जो बाजार है, वैश्विक बाजार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार की सुविधा जो होती है उसको प्रदान करने के लिए मानकों का निर्धारण करता है। वैश्विक बाजार में अंतर क्षेत्रीय जो भी व्यापार किया जाता है उनमें मानकों का निर्धारण करने का कार्य दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन करता है और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। इसके बाद आता है सार्क मध्यस्थता परिषद, पाकिस्तान में स्थित है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, बैंकिंग, व्यापारिक जिस भी प्रकार का विवाद हो जाता है उन विवादों के निपटारे का काम करता है सार्क मध्यस्थता परिषद। इसका काम है किसी भी प्रकार का कोई सार्क देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है और उन विवादों के निपटारे का कार्य सार्क मध्यस्थता परिषद करती है। सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र इसका श्रीलंका में स्थित है। इसके अलावा इसका एक तटीय प्रबंधन केंद्र है जो कि मालदीव में स्थित है। कृषि एवं मौसम विज्ञान केंद्र ढाका में स्थित है और सार्क खाद्य बैंक है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार इसके विभिन्न जो संगठन है वो संगठन कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि SDF सार्क विकास कोष है, थिम्पू भूटान में स्थित है। इसमें वित्त पोषण का कार्य करती है सामाजिक क्षेत्र में सहयोग के लिए। दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय है, नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन है जो कि ढाका बांग्लादेश में स्थित है। सार्क मध्यस्थता परिषद है जो कि किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी मंच है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र है जो कि श्रीलंका में स्थित है। सार्क का तटीय प्रबंधन केंद्र है जो कि मालदीव में स्थित है और सार्क का कृषि एवं मौसम विज्ञान केंद्र है जो कि ढाका में स्थित है और सार्क खाद्य जो बैंक है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार इसके जो विभिन्न निकाय हैं वो निकाय कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं सार्क की अब तक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं
उन उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो सार्क जो है वो सार्क व्यापार के क्षेत्र में अनेक इसने एग्रीमेंट किए हैं, अनेक समझौते किए हैं। तो सबसे पहले इसका जो है वो FTA मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना, फ्री ट्रेड एरिया घोषित किया गया था कि जो दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र, ये जो देश हैं जो कि सार्क संगठन में हैं, उन सभी के मध्य मुक्त व्यापार किया जाए। तो FTA की स्थापना इसने की थी मुक्त व्यापार करने हेतु। इसके बाद आता है साप्टा, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, साप्टा के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1995 में मुक्त व्यापार लागू करने हेतु की गई थी कि साउथ एशिया के जो देश हैं मुख्यतः उन्हीं के मध्य मुक्त व्यापार किया जाए, जिसको साप्टा के नाम से जाना गया। और ये साप्टा की स्थापना दिसंबर 1995 में की गई। इस एग्रीमेंट को दिसंबर 1995 में लागू किया गया था। इसके बाद आता साफ्टा, लगभग मिलते जुलते से नाम है साप्टा और साफ्टा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं कि साप्टा और साफ्टा। साप्टा जो है वो साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, जो कि दिसंबर 1995 में लागू किया गया था, जबकि साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया नाम से ये एक एग्रीमेंट किया गया था, जो कि जनवरी 2004 में इस्लामाबाद का जो सम्मेलन था उसमें इस पर सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 में। तो साफ्टा जो था वो लागू हुआ था दिसंबर 1995 में, जबकि साफ्टा लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 में। और ये जो साफ्टा है ये आर्थिक और तकनीकी विकास हेतु कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसका सेटिस, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस नाम से इसमें एग्रीमेंट किया गया था, जो कि सेवाओं में उदारीकरण हेतु गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण के अनुसरण में कार्य कर रहा है। सेटिस जो है वो सेवा उदारीकरण हेतु लागू किया गया है, जो कि गेट्स प्लस के सूची के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार सार्क की जो उपलब्धियां हैं उसमें मुक्त व्यापार हेतु FTA लागू किया गया, 1995 में साफ्टा लागू किया गया, 1 जनवरी 2006 से साफ्टा लागू किया गया और सेटिस जो है वो सेवा उदारीकरण हेतु कार्य कर रहा है। अंत में अपन देखते हैं कि जो सार्क है उस सार्क ने जब भी इसके शिखर सम्मेलन हुए, शिखर सम्मेलन में अनेक वर्षों को विभिन्न नामों से किया गया और उसके अनुरूप कार्य किया गया कि कौन सा वर्ष किस रूप में मनाया जाएगा। तो प्रमुख रूप से 1990 से शुरू किए गए थे ये। 1990 को दक्षेश बालिका वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 1990 को किसके रूप में घोषित किया गया? दक्षेश बालिका वर्ष। उसके बाद आया 1991, दक्षेश आश्रय वर्ष के रूप में मनाया गया। 1991 के बाद 1993 को दक्षेश विकलांग वर्ष के रूप में मनाया गया। 95 को फिर गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाया गया। 1996 को साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया और 2008 जो है वो सुशासन का सार्क वर्ष कहलाया। तो इस प्रकार विभिन्न वर्षों को इन्होंने दक्षेश बालिका वर्ष, दक्षेश आश्रय वर्ष, दक्षेश विकलांग वर्ष, दक्षेश गरीबी उन्मूलन वर्ष, साक्षरता वर्ष और सुशासन का सार्क वर्ष कब मनाया गया? 2008 में सुशासन का सार्क वर्ष मनाया गया। तो इस प्रकार हमने जो क्षेत्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन सार्क जो है उस सार्क का बिंदुवार अध्ययन किया और बिंदुवार अध्ययन के तहत हमने सार्क के बारे में विस्तृत रूप से जाना। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए YouTube चैनल पॉलिटिकल हब फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद।